सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 11 के बारे में। एंड यूनिट 11 जो है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट में प्रयुक्त किए जा रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में, रिसर्च लैब्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसके बारे में हम एक संक्षिप्त सी जानकारी इस लेक्चर के थ्रू लेंगे। और इस लेक्चर के माध्यम से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये लेटेस्ट ट्रेंड हैं मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी के, एलोपैथिक ड्रग डिस्कवरी के मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कैसे हम इस मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी को आयुर्वेदिक ड्रग डिस्कवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी क्लासिकल ड्रग्स को किस प्रकार वैलिडेशन कंसेप्ट दे सकते हैं, किस प्रकार उनकी एफिकेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आज एक प्रोटोकॉल के तहत, आज एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत पूरी दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ड्रग डिस्कवरी में काम कर रहे हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम कैसे अपने आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या होम्योपैथिक, इन सब के अंदर हम किस तरह से इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे मन में एक सोच विकसित होगी। यूनिट 11, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, यूनिट 11 इन पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। पहला, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, ब्रीफ information on the latest trend in the drug discovery process through the employment of rational approach techniques जैसे कि anti-sense approach, use of micro and macro array cell culture based assay, use of concept of system biology and network physiology, brief introduction to the process of the drug development। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है। इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। तो ड्रग डिस्कवरी क्या मीन्स? दिस इज द एफर्ट टू प्रोड्यूस न्यू ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लीड कंपाउंड बाय अप्लाइंग वैरायटी ऑफ अप्रोच ऑफ डिजाइन, एंड ड्रग डिजाइन अप्रोच इज द प्री रिक्विसाइट फॉर द ड्रग डिस्कवरी। अगर हम कोई नई खोज करना चाह रहे हैं तो या किसी भी ड्रग का कोई नया इंडिकेशन देखना चाह रहे हैं, मानिए एक हमारे पास ड्रग है जिसका उपयोग हम पेन किलर के रूप में करते थे, लेकिन अगर हम उस पेन किलर ड्रग को किसी दूसरे सिम्टम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको कहेंगे द ड्यू डिस्कवरी फॉर द दिस न्यू सिम्टम। ये ड्रग डिस्कवरी का है। दूसरा, आपके सामने कोई बीमारी है, जैसे आज का समय कोविड-19 का, आपको पता है कि इस समय पूरा विश्व इस कोविड-19 के पैंडेमिक से गुजर रहा है, इंडिया भी इससे इफेक्टेड है। तो उसके अंदर अगर हम कहें कि ऐसी कोई ड्रग जो इस वायरस को किल कर सके बाय डिफरेंट वे, देन इट विल बी कॉल्ड एज द ड्रग डिस्कवरी। तो इसके अंदर अलग अलग अप्रोच यूज़ करी जाती है, जैसे इसमें लिखा फ्रॉम द लीड कंपाउंड। सपोज हमें पता है कि 5 हर्ब हैं और ये जो पांचों हर्ब हैं, ये 5 हर्ब अलग अलग एक्टिविटी शो करती है, लेकिन इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो हम अलग अलग कंपोजिशन इन ड्रग का लेकर अगर इन सबको इस रूप में कंबाइन करके एक फॉर्मुलेशन तैयार करें और उस फॉर्मुलेशन की एक्टिविटी इन सब की अलग अलग एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा आए तो हम कहेंगे दैट विल बी द डिस्कवरी। और जो हम अप्रोच अलग अलग फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द अप्रोचेस। सो ये किसी भी ड्रग को डिज़ाइन करने, ड्रग डिस्कवरी को करने के लिए सबसे पहले कि आपको डिज़ाइनिंग देखनी पड़ेगी। ये मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी का कंसेप्ट है। डिज़ाइनिंग क्या है, किस तरह से, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगा। तब हम बात करते हैं ड्रग डेवलपमेंट।
ड्रग डिस्कवरी होगी तो उस ड्रग को विकसित कैसे किया जाए, वो जो बायोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है उसको उसकी जो फार्माकोलॉजिकली प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एडीएमई है, एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, डिसॉर्प्शन कितना, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कितना, एक्सक्रीशन कितना है, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी कितनी है और क्लिनिकल पैरामीटर्स कितने हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो इन सब चीज़ों को जो हमने ड्रग डिज़ाइन करी है, जो हमने ड्रग डिस्कवरी करी है, इन सब पैरामीटर्स पे इन सब चीज़ों को चेक करना, और चेक करने के बाद ये देखना कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हुए हैं कि हाँ, जैसे अगर हम ध्यान दें तो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी के अंदर एक लिपिंस्की रूल आता है, लिपिंस्की रूल। उसके अंदर 4-5 पैरामीटर दिए हुए हैं कि इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी, इतनी एक्सेप्टर कैपेसिटी होना चाहिए, इतनी उसकी सोलबिलिटी प्रोफाइल, बायोअवेलेबिलिटी, तो 5-6 उसमें पैरामीटर्स दिए हुए। तो वो पैरामीटर मॉडर्न ड्रग के लिए। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर आयुर्वेदिक कंसेप्ट में भी दिए हुए हैं, अपनी CCRS की वेबसाइट में मेंशन किए। तो उसको डेवलप करते हैं, उन पैरामीटर्स को देखना कि क्या वो उस पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं, और अगर वो सब चीज़ें इस पैरामीटर पे खरी उतर रही हैं, इस पे एक्सेप्टेबल हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ड्रग डेवलपमेंट। अगर पैरामीटर पे खरी नहीं उतर रही है तो हम उसको फिर दोबारा इवेल्युएट और अच्छे तरीके से वो जो उस पैरामीटर हैं उन पैरामीटर पर हम इसको उस लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे, और उस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट दो अलग अलग प्रोसेस हो गए। डिस्कवरी खोज और डेवलपमेंट मैंने मिक्स करना। एक छोटे ऐसे पैमाने पर अगर हम बात करें तो हमने कहा ओके, ऐसा घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो आपने खोज करी, हाँ ये सेक्टर 7, ये सेक्टर 5 हमारी कन्वीनियंट किस में, आपने एक सेक्टर के अंदर अपना मकान चूज कर लिया जगह। अब दैट इज़ द डिस्कवरी कि आपने खोज करी कि यहाँ कौन कौन सी सूटेबिलिटी। उसके बाद हम डेवलपमेंट किया, तो उसके अंदर जब आप घर बनाने की बात करोगे, घर बनाने के लिए जितने संसाधन जुटाओगे, जो फैसिलिटीज़ लाना चाहोगे, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट सोशल सिस्टम। तो ड्रग के साथ भी यही है, आपको खोज करनी है किस डिसीज़ के लिए आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन कौन सी होगी, तब जाकर हम ये कहेंगे ओ फिर उसकी टेस्टिंग हुई तो हम कहेंगे हाँ इस टेस्टिंग के अंदर ये ड्रग, ये जो हर्ब्स है इसने अपनी एक्टिविटी शो करी। और उसके बाद वहाँ पर इस डिस्कवरी का काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म्स आती है वो आती है हमारे लिए ड्रग डेवलपमेंट। उस ड्रग डेवलपमेंट के अंदर हमें वो सारे प्रोटोकॉल्स उसकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए जो मॉडर्न साइंस में दिए गए हैं, उन सब प्रोटोकॉल्स के तहत हम आगे बढ़ते हैं और अपना कार्य करते हैं। सो अगर हम ड्रग डिस्कवरी की हिस्ट्री देखें, आयुर्वेदा की हिस्ट्री तो बहुत प्राचीन है, 1000-1500 साल पहले ही चरक संहिता लिखी गई, और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आगे क्रमशः सूची के अंदर अलग अलग संहिताओं की रचना हुई। लेकिन क्योंकि इस समय ये जो चैप्टर है ये मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड है काफ़ी हद तक के, तो देखेंगे कि इन्होंने एक जो पैरामीटर दिया वो भी 1900 पहले, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आया मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी का ये 19वीं शताब्दी के अंदर आया। तो उससे पहले क्या था, सारा हर्बल चल रहा था, और उस हर्बल के बेस के ऊपर भी ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली वर्क कर रही थी। लेकिन शायद आपने सुना हो कि जो प्री 1919 शब्द है, मतलब 1900 पहले का कालखंड, आपको अगर ध्यान होगा तो 1918 या 1919 के अंदर दुनिया के अंदर सबसे पहली एक विशाल महामारी जिसने भारत को भी अपनी चपेट में लिया था वो फैली थी, और उस महामारी के कारण भारत में भी 1 से 1.25 करोड़ लोग मारे गए थे। मुझे लगता है कि शायद ये जो इन्होंने प्री टर्म्स दी इससे पहले जो हर्बल होती थी, शायद इनको उस समय एक ऐसी आवश्यकता महसूस हुई हो पूरी दुनिया को कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक ऐसा नए तरीके पर एक शाखा निकालने की ज़रूरत है, ब्रांच निकालने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के अंदर एक कॉमन, एक स्थायी रूप से, एक मतलब एक बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि हर जगह एक रूप, एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली को विकसित कर सकें कि हर एक की जो जिसको हम कहेंगे कि जियोग्राफिकल पोजीशन अलग है हर एक देश की, हर एक देश के अंदर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा उस समय सोचा गया हो। और उसके अनुसार जो देखा जाए तो उन्होंने कहा कि प्री 1919 में सबसे पहले हर्बल ड्रग्स चला करती थी,
और सेरेंडिपिटस डिस्कवरी हुई कि सेरेंडिपिटस डिस्कवरी के अंदर ये चीज़ मानी जाती है कि बहुत पुराने समय से जिन औषधियों के अंदर ये औपचारिक चीज़ें बताई जाती थी कि ऐसा ऐसा इस तरह की चीज़ें खाने से, इस तरह की औषधियाँ खाने से आपको इस बीमारी में लाभ मिलेगा, तो उस तरह की चीज़ों को संदिग्ध करके रखा गया। फिर 1920 और 1930 खंड के कालखंड के अंदर विटामिन और वैक्सीन्स है। विल भी सब आई डोंट नो कि आप में से शायद कुछ चीज़ को इस चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो कि वैक्सीन के बारे में शायद हमारे चिकित्सा शास्त्र, जिसको हम राष्ट्रीय चिकित्सा शास्त्र के रूप में आगे रखने की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी वैक्सीन के बारे में एक अलग रूप में बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है। एक पेपर भी मुझे मिला था जो स्पेसिफिकली इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में मेडिसिन किस तरह की अपनाई जाती है उसके बारे में सूचना दी गई थी। अब उसके बाद 1940 का कालखंड आता है, क्योंकि 1920 में चिकन पॉक्स और ये सब चीज़ें बीमारियाँ थी। तो उसके बाद 1940 के बाद का जो समय कालखंड बताया जाता है उसको कहा गया एंटीबायोटिक ईरा। मीन्स वैक्सीन इज फॉर द वायरल एंड नाउ दे वर लुकिंग फॉर एंटीबायोटिक, मीन्स संक्रामक जो एंटीबायोटिक माइक्रोब्स हैं उसके बारे में कहा गया। तो उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड का भी समय कालखंड रहा, और उस वर्ल्ड वार सेकेंड के समय कालखंड के अंदर जब लड़ाई लड़ने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर लोग गए, तो वहाँ पर कई जगह पर ऐसी कंट्री के अंदर गए जहाँ पे मलेरिया बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था। तो जिस कंट्री से लोग गए वहाँ पर मलेरिया नहीं फैला था, तो उन्हें मलेरिया की बड़ी मतलब इमीडिएट वो मलेरिया की चपेट में आए, मच्छरों की चपेट में उनको मलेरिया हुआ। तो उसके बाद इस चीज़ की आवश्यकता हुई कि अपने सैनिकों को बचाने के लिए अगर वो दूसरी कंट्री में जा रहे हो और वहाँ के अंदर अलग तरह की बीमारियाँ हैं या अलग तरह के जीवाणु हैं, तो उससे अपने सैनिकों को कैसे उनकी रक्षा की जाए, तो उसके लिए मिलिट्री शासन के तहत जो उन लोगों ने अलग अलग दवाइयाँ विकसित करनी चालू करी, उन्होंने उसके लिए एक अलग डिवीज़न बनाई, उसके लिए एक अलग जिसको हम कहीं ब्रांच बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया रिसर्च डेवलपमेंट। मॉर्फिन्स का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वार के अंदर सैनिकों द्वारा यूज़ किया, गोलियाँ लगती थी युद्ध के समय पे। उस समय पर कोई भी ऐसा डॉक्टर से ऐसी फैसिलिटी एक हद तक के उपलब्ध थी, तो सैनिकों को मॉर्फिन के इंजेक्शन, जिसको हम ओपियम कहते हैं, उसके इंजेक्शन दिए जाते थे। तो ये उस समय का कालखंड रहा। उसके बाद अब देखिए 1940 के कालखंड के बाद बायो के बाद इमीडिएट 1970 का कालखंड आया, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान लिया, उसका प्रारंभ हुआ। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी टर्म आई और बायोटेक्नोलॉजी ने अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। जीनोमिक, ह्यूमन जीनोमिक, कैसे ह्यूमन की सुरक्षा के अंदर एंजाइम अलग अलग तरह के हैं, कैसे कंप्यूटेशनल सिस्टम को हम ड्रग डिस्कवरी या अदर अप्रोच में इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना चालू किया। मैंने बीच के 2 पॉइंट जम कर दिए थे, 1950 और 1960। 1950 में डीएनए की डिस्कवरी हुई और न्यू टेक्नोलॉजी मर्ज हुई, और 1960 के अंदर ब्रेक थ्रू इन द एटियोलॉजी के अंदर हुआ, काफ़ी कुछ एटियोलॉजी के अंदर से चेंज हुआ। 1980 के अंदर ड्रग डिस्कवरी को कॉमर्शलाइज रूप में लिया जाने लगा। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां ड्रग डिस्कवरी को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के तहत अपनाने लगी, और ये एसेंशियल हो गया कि जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी को ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कंपनी, इन लोगों को R&D विकसित करनी पड़ेगी और अलग अलग दवाइयों के लिए अपने अपने फार्मूलेशन, अपनी अपनी नई ड्रग देनी पड़ेंगी, उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स सब स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो 19 का कालखंड उसमें समापित था। कंप्यूटर उसमें विकसित हो गया था, तो उसके साथ ही कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच विकसित होनी प्रारंभ हो गई। 1990 के बाद का कालखंड रोबोटिक और ऑटोमेशन का कालखंड है। ऑटोमेटिक बहुत सारे सॉफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं। वो सॉफ्टवेयर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमें ये प्रिडिक्ट कर देते हैं पहले से ही कि इसकी ADME प्रॉपर्टीज़ ये है इस मॉलिक्यूल की, इसके अंदर अगर हम लेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऐसे टूट के ऐसे मेटाबोलाइट बन सकता है, ये एंजाइम इस तरह से वर्क कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक डाटा सिस्टम विकसित हुआ, और उसके अलावा ज़्यादातर काम वैक्सीन या अन्य चीज़ों से संबंधित मशीनों ने ले लिया। ह्यूमन एरर को कम से कम करने की कोशिश की।
तो ये कालखंड है और हम 20 के कालखंड के अंदर हैं। तो इसके अंदर आप सब लोग देख रहे हैं कि ये कालखंड जितना निकला, इसके अंदर हम कहाँ पर हैं, ये एक विचारने प्रश्न। हम मीन्स हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद या इससे रिलेटेड सिद्धा जो भी भारत के अंदर विकसित हुई, तो हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस ने इस सिस्टम को आगे बढ़ाकर आगे किया। ऐसा नहीं था कि जानकारी इनके पास नहीं थी, इन्होंने अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स को भी लिया और उसके अंदर से उसका जो बेस्ट पार्ट है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैलिडेट करने की पूरी कोशिश करके एक समाधान रूप में बहुत सी चीज़ों को हम सब लोगों के सामने लेकर आए। उसमें बहुत सारे अपवाद हो सकते हैं, इनकी ये रोग दूर नहीं कर सकती हैं या इनके साइड इफेक्ट है, लेकिन ये इनकी जर्नी है। हमारी जर्नी इस होल ड्रग डिस्कवरी के अंदर कहेंगे तो हम शायद इस चीज़ का लैक करे हुए हैं। अच्छे वैज्ञानिकों की कमी क्षेत्र के अंदर, केवल और केवल क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर भी अपने को कंसंट्रेटेड करके रखे रहे, और उसके साथ साथ जैसा मुझे भी महसूस देता है कि क्लिनिकल रिसर्च के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो अलग अलग तरह की विधियों को विकसित करना, उस दिशा में हमने काम प्रारंभ नहीं किया। बहुत से अनुभूत प्रयोग हुए, बहुत से ऐसे असाध्य रोगों को हमने अपनी आयुर्वेदिक प्रणाली से ट्रीट करके ठीक किया, लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। जिन लोगों ने इस पर कार्य किया वो अपने तक ही इस कार्य को सीमित करके रखे रहे और आगे उसका विस्तार नहीं हो पाया। तो ये सब बहुत से ऐसे ड्रॉबैक रहे जिसके कारण हम लोग सब संपन्न होते हुए भी अपनी विज्ञान को, अपनी चिकित्सा विज्ञान को वैलिडेटिव कंसेप्ट पर इन लोगों के सामने नहीं रख पाए। सो अब हम बात करेंगे एविडेंस बेस्ड डिस्कवरी में किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक पेपर पब्लिश हुआ 2013 के अंदर, एविडेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री एंड द अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो इस पेपर के अंदर इन्होंने एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी कि डिस्कवरी में क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी जाती हैं। अब उसके अंदर आप देखिए अलग अलग, जैसे ऑटोमेटेड सेपरेशन टेक्निक, इन सब का कारण क्या है? एक ऑटोमेटेड सेपरेशन टेक्निक मींस ह्यूमन एरर कम से कम। मशीनों के द्वारा अगर हम प्रोग्राम्ड कर देते हैं मशीनों को, तो आपको पता है कि प्रोग्राम्ड मशीनों में जो गलती की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो ऑटोमेटेड सेपरेशन टेक्निक इसके लिए आवश्यक है। एक नया कंसेप्ट है इसके अंदर, बायोचिप। बायोचिप मीन्स ये क्या है? ये एक माइक्रो एरे का डिमिनिश सेट है, ये पूरा सेट है। इस एक होता है जैसे कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप जैसे आपके पास भी एक हम कहते हैं फ्लैश ड्राइव, इसमें सारा डाटा स्टोर होता है। हम में से बहुत अपने पास इसको रखे हुए, आजकल मोबाइल भी खरीदते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ओके कितनी मेमोरी है। तो बायोचिप मीन्स ये एक जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है बायोचिप, तो ये क्या करता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को एक ही समय कालखंड के अंदर पूरा कर देता है। ये कैसी टेक्निक है, ये कैसा सेट है, और उसके कारण बहुत समय बचता है। और ये क्या करता है, ये एक बहुत उसके ऊपर प्लेन सबस्ट्रेट के ऊपर इसको आगे लेके आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटियोम्स की। एक ऐसी बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से, सिस्टम बायोलॉजी के माध्यम से एक ब्रांच डेवलप हुई जिसके अंदर कहा गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं और इन प्रोटीन्स की अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, अलग अलग वर्क हैं, और इन अलग अलग फंक्शनैलिटी और इन अलग अलग कार्यों के आधार पर हम ये ड्रग डिस्कवरी के अंदर किस प्रोटीन्स को टारगेट बनाया जाए, किस प्रोटीन के ऊपर काम किया जाए, तो एक पूरा जो सिस्टमेटिक डाटा है इससे रिलेटेड उसको भी इस्तेमाल करके और उसको हम ड्रग डिस्कवरी के अंदर प्रयुक्त करते हैं। तो
उसके बाद जैसे अगर हम उदाहरण दें तो उदाहरण के अंदर आएगा कि एस एंजाइम है। एस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में काम करता है, और उसके बाद ये एक ऐसा टारगेट है, अगर ऐसी मेडिकेशन बनाई जाए जो उस जो उस टारगेट को हिट कर सके, उसको स्पेसिफिकली उसी के ऊपर ही जाकर अपना काम करे, तो वहाँ पर ये प्रोटियोम्स, अलग अलग प्रोटियोमिक्स जो डिवीज़न है, अलग अलग एंजाइम्स की वर्कबिलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, और क्या क्या इनके कितने इसके अंदर किस तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसका ड्रॉबैक्स क्या होता है, तो वहाँ पर उसके बारे में ये हमें उस चीज़ से संबंधित इंफॉर्मेशन देती है, और ये ड्रग डिस्कवरी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में लिया जाता है। बट दिस इज फॉर द डिज़ाइनिंग, वेर यू आर गोइंग टू डिज़ाइन, व्हाट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास सिस्टम बायोलॉजी आती है। सिस्टम बायोलॉजी के बारे में बॉडी के अंदर सिस्टम रूप से बायोलॉजिकली किस तरह से वर्क हो रहा है, लीवर के अंदर जाकर एंजाइम किस तरह से सिप एंजाइम ब्रेक कर रहा है, किस तरह से फंक्शनैलिटी है। तो जिस डिसीज़ को हम टारगेट करना चाह रहे हैं और उस पर ड्रग डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, तो उसकी पूरी सिस्टम बायोलॉजी इंफॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट टूल है जो इस हमें ड्रग डिस्कवरी में हेल्प प्रदान करती है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसजेनिक एंड RNAi टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक, और हम सब लोग DNA के बारे में जानते हैं, तो हमारा जेनेटिक कोड रिजर्वर है, तो उसी के साथ RNA जो है ये एक मैसेंजर है जो DNA इंफॉर्मेशन को अदर DNA जो एप्लीकेट होते हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबको मैसेंजर की तरह देने का काम करता है। तो ये एक बायोलॉजिकल RNAi जो मीन्स आई हेयर जो यहाँ पर है, दैट इज द इंटरफेरेंस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जीन एक्सप्रेशन और या फिर उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। और इसके लिए क्या करता है, वो जो mRNA मॉलिक्यूल हैं, इसको जो टारगेट mRNA मॉलिक्यूल है इसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद न्यूट्रलाइज करके इसको जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, आगे ट्रांसफर करने से रोकता है। अगर हम किसी जेनेटिक डिसीज के बारे में काम करना चाह रहे हैं तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है कि हमें किस जेनेटिक उसको टारगेट करना है, किस ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ इनहिबिट कर रहा है, तो क्या हम इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्टेड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो इस तरह का वर्क इस ट्रांसजेनिक और RNAi टेक्नोलॉजी में होता है। उसके बाद आता है हाई थ्रूपुट एंड हाई कंटेंट स्क्रीनिंग। ये इसको देखिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं जैसे कंप्यूटर या हाई थ्रूपुट एंड, ये हर्बल ड्रग डिस्कवरी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हाई थ्रूपुट मीन्स आप बहुत सारे प्लांट को एक जगह कलेक्ट करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एक ही टाइम में एक टारगेट के ऊपर हम उसकी स्क्रीनिंग, उसको चेक करना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद हम ये चीज़ निकालते हैं कि इसकी कितनी परसेंटेज किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए आवश्यक है। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है, ये आपको लेबोरेटरी के अंदर एक 96 प्लान या 96 वेल प्लान या अदर्स उसके अंदर दिए हुए हैं। तो उसके तहत लेबोरेटरी के अंदर उस एक्सट्रैक्ट को एक स्पेसिफिक इन विट्रो प्रोटोकॉल टेस्ट किया जाता है ताकि हमें लीड मिले। यहाँ पर लीड का मतलब ये है कि जिन सबको हम टेस्ट कर रहे हैं वो कहलाएगा हिट। आपने 100 हर्ब्स लिए और 100 हर्ब्स में आपने कहा कि मुझे हार्ट की एक स्पेसिफिक डिसीज के लिए डिस्कवरी करनी है, हर्बल ड्रग देखनी है, तो आपने 100 प्लांट उसमें चूज किए, तो दैट विल कॉल द हिट। अब उस 100 प्लांट को आप हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के थ्रू इन विट्रो उसकी टेस्टिंग करोगे, एक ऐसा मॉडल विकसित करके जिसमें उस डिसीज के प्रति इनकी एक्टिविटी को चेक किया जाएगा। तो उसके बाद जो आपके 5 या 7 ऐसी अब निकलेगी जो इन सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करेंगे, हम इसको कहेंगे लीड। लीड ये लीड फिर आगे जाकर ड्रग डिस्कवरी के रूप में विकसित।
ये तो हर्बल ड्रग डिस्कवरी के लिए ये बहुत अच्छा लेबोरेटरी वर्क है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्टोमोमिक। तो that is used to study the organism transcriptome, that is the sum of the all mRNA, and this is very important to diagnosis of the disease। एक अलग ब्रांच है, इसमें लगभग करके जो मैसेंजर आरएनए है तो उससे के रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है, जैसे कहते हैं कि कुछ समय के बाद अगर हम किसी माइक्रोब्स के साथ, या जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एक माइक्रोब्स है या इकोलाई है, तो कुछ समय बाद ऐसे कहते हैं कि इन माइक्रोब्स के अंदर जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं, एलोपैथिक मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस विकसित हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा चीज़ ये है कि दैट इज इट हैज़ अ मल्टी molecule approach। Sometimes we try to use more than 500 molecules also, that was that is present in the extract of the different formulation। तो ये जो सारी जो ड्रग डिस्कवरी सिस्टम है, ये केवल एक मोलिक्यूल बेस के ऊपर आधारित है। तो हम जब ट्रांसक्रिप्टोमिक की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जो होस्ट और पैथोजन की इम्यून इंटरेक्शन है, इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें मिला। अब हम अगर मेटाबोनोमिक्स की बात करें, तो दिस इज द वन थिंग दैट टेल अस अबाउट द व्हाट इज गोइंग टू बी मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। आप जो चीज़ दे रहे हैं, जो हर्ब्स दे रहे हैं, वो सब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने अलग पार्ट में टूट रहे हैं, मेटाबोलाइज हो रहे हैं। मीन्स एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सिप एंजाइम है वो इसको किस तरह से तोड़ रहा है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल को किस तरह से तोड़ रहा है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बायोलॉजिकल फ्लूइड में हो या टिश्यू में हो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस मेटाबोनोमिक के थ्रू प्राप्त करी जा सकती है। तो ये भी बताता है कि ड्रग और डाइट का डिसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हम अभी तक के अपनी रिसर्च में, आयुर्वेदिक रिसर्च में, मुझे लगता है कि हमें इस मेटाबोनोमिक जो सिस्टम है, जो ये टेक्नोलॉजी है, जो सब्जेक्ट है, इसको इनकॉर्पोरेट करने की बहुत ज़रूरत है। बायोइन्फॉर्मेटिक के बारे में आप जानते हैं कि ये बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IE, मैथ और स्टैटिक्स, इन सब को एक जगह कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम आता है। तो उसके बाद हम एक डाटा विकसित करता है, जिसके माध्यम से फर्दर ड्रग डिस्कवरी में जीनोमिक, ये बायोलॉजी फील्ड में वर्क करता है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशन, जीनोम की एडिटिंग कैसे होती है, उसकी मैपिंग कैसे होती है, उसके क्या फंक्शन, उसकी क्या स्ट्रक्चर, इस सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो जीनोमिक के थ्रू हमें मिलती है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन एक रह गया था आपका इस राइट हैंड साइड में। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम किस तरह से ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं, ये एक अलग अप्रोच विकसित हो गई थी। उसमें दो स्पेसिफिकली बोली गई, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और एक लीजेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और एक फ्रेगमेंट बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। तो ये अप्रोच इसके अंदर अपने के लिए। अब हम करते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, रिसर्च कंपोनेंट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक आप इसको वैसे समझिए जैसे आप सिनॉप्सिस देख रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लिटरेचर रिव्यू क्या है, आपका एक्सपर्ट पैनल क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। तो रिसर्च कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, किस डिसीज़ के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम ड्रग डिस्कवरी करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे, तो यहाँ पर
इस सब कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करना, चेक करना और उसके साथ सामने से बिठाकर सामने लाना। लिटरेचर रिव्यू, पॉसिबल इनोवेशन क्या हो सकती है प्रीवियस इनोवेशन को देखकर। पॉसिबल एक्सपर्ट पैनल इस चीज़ को तय करेगा, ओके आप जो सोच रहे हो वो कितना ठीक है और उसको हम क्या फर्दर फ्यूचर वे में डेवलपमेंट में लेके आ सकते हैं। उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या हो सकता है, टू चेक एंड क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द इनोवेशन, इसकी क्वांटिटी क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इसकी कितना इम्पैक्ट होगा। क्वालिटी क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन, बैरियर, एनेबिलिटी। तो ये एक छोटा सा फिगर के माध्यम से एक समराइज रूप में बताया गया कि कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेज रिक्वायर इन द ड्रग डिस्कवरी। हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें, पहली ड्रग डिस्कवरी के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हमें पता करना होगा कि हम किस डिसीज में काम करना चाहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम कहें कि चलिए हम कैंसर पे काम करना चाहते हैं। कैंसर में कौन सा कैंसर, 110 से 115 से ज़्यादा प्रकार के कैंसर इस समय डिटेक्टेड किए गए हैं। तो आपको उसके अंदर से करना होगा कि हम कौन सा कैंसर, लंग कैंसर लेंगे, ब्रेस्ट कैंसर लेंगे, ओरल कैंसर लेंगे, लिवर कैंसर लेंगे, ब्लड कैंसर लेंगे। वट विच टाइप ऑफ कैंसर यू वांट टू यूज, यू नीड टू मेक इट क्लियर इन योर माइंड एंड दिस द फर्स्ट स्टेप, चूज दैट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द ड्रग टारगेट। तो आपने डिसीज चूज कर ली, अब उस डिसीज के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, उस डिसीज के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बायोलॉजिकली उनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उसका अपना एक सिस्टम है, उसका वर्क करने का सिस्टम, उसका प्रोपोगेशन का सिस्टम है, कैसे वो अपने आप को स्प्रेड करता है, किस तरह का सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आप उसमें से टारगेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम कैंसर की बात करें तो मैंने लंग कैंसर का नाम लिया, तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन सेराइन प्रोटीएस एक एंजाइम है, अलग अलग तरह के जीन है जिसको जैसे कि MET, RET, ROS1 और एनोप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेस एंजाइम। तो मतलब मैंने एक टारगेट ग्रुप के अंदर लंग कैंसर को लिया तो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, वो इस जो कैंसरस सेल हैं या जो कैंसरस सेल के अंदर अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, मतलब इस कैंसरस जिस कार्सिनोमा को बढ़ाने के लिए अपने बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको बढ़ाने के लिए ये एंजाइम वहाँ पर अलग अलग प्ले करते हैं। तो मॉडर्न साइंस कहती है उसके अंदर को स्पेसिफिक किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के एंजाइम को टारगेट करो, किसी जीन को टारगेट करो, और उस स्पेसिफिक जीन को टारगेट करोगे तो होल रिएक्शन रुक जाएगी। जैसे एक हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हम कोई उदाहरण देखना चालू करें कि हाँ, जैसे हम कहते हैं कि दूध है, दूध से हमें पनीर बनाना है, तो अगर हमें दूध से पनीर बनाना है तो उसमें नींबू डालना पड़ेगा, खट्टा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम खट्टा नहीं डालेंगे तो पनीर नहीं बनेगा। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया पनीर बनाने के लिए, दूध है लेकिन उसके लिए एक एसिड की जरूरत है, टार्ट्रिक एसिड हो या नींबू के अंदर प्रेजेंट जो भी एसिड है वो। तो अगर ये नहीं हुआ तो पनीर नहीं बना। तो सेम ऐसे है कि उस टारगेट को एक ऐसा इंपॉर्टेंट उसके अंदर एंजाइम या कोई ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन का पार्ट कि अगर उसके ऊपर अगर हम उसको रोक देंगे तो वो आगे जाके वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि कुछ एनोबेरिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक, तो उनको सप्लाई की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन सप्लाई रोक दे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो सेम इसी तरह से एक स्पेसिफिक होल बंच में से भी एक स्पेसिफिक टारगेट को चूज करना और उस टारगेट के अंदर देखना कि क्या उस टारगेट पे कितना वर्क करते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आइडेंटिफाई बायस। ठीक है, आपने टारगेट सोच लिया, डिसीज पहले सोच लिया, उसके बाद तो भैया उसके बाद
इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो हमने टारगेट सोचा है इस एंजाइम के ऊपर, इस बायोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर कर रहा है, उसको हम जो जो भी कुछ बनाएंगे, जो कुछ भी चेक करेंगे, वो उसके ऊपर वर्क किस तरह से करेगा। हम ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर इमीडिएट जाके नहीं देख सकते। तो सबसे पहले लैब के अंदर हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल विकसित करना पड़ेगा, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोटोकॉल विकसित करने पड़ेंगे जिसके माध्यम से हम क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही हम इन सब चीज़ों को चेक कर सकें कि ये उस टारगेट के ऊपर जाकर हम जो ड्रग डिज़ाइन करने या डिस्कवरी करने की बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर काम कर रही है या नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम पहले इनविट्रो होता है, इनविट्रो में के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो वो जो सेल्स हैं एनिमल की, इन्फेक्टेड सेल ले ली जो लंग कैंसर है, उसकी लंग कैंसर का वो पार्ट ले ली, उसको एक बड़े सपोर्टिव एटमोसफेयर में रखा, आपने जो ड्रग डिज़ाइन सोची है या सोची है, प्लान सोचा है, कुछ भी, उसके एक्सट्रैक्ट है उसको पार्ट को उसके साथ मिक्स किया और उसके बाद चेक किया कि क्या ये प्रोपोगेशन सपोर्टिंग उसके अंदर कर रहा है, इनिशियल हिट मिल जाएगा। उसके बाद हम ऐसे माइस, ऐसे रोडेंट डेवलप करेंगे, ऐसे चूहे या इस तरह की इन व्यू एक्टिविटी के लिए माइस मॉडल डेवलप करेंगे जिसके अंदर हम इस तरह की लंग कैंसर को सेल को इनकॉर्पोरेट करके डालकर उसकी उस एक्टिविटी को, उस लंग्स के अंदर इस डिसीज को बढ़ाएं स्पेसिफिक ऑर्गन के, ताकि वो हमारे लिए एक मॉडल का काम करें। लकीली आज इस समय जितने भी हम डिसीज़ के साथ, बेशक बहुत सी चीज़ों में हमारे पास मॉडर्न एलोपैथिक ने अभी तक सोल्यूशन दे पाया, HIV उसके अंदर क्या, मलेरिया स्टिल फाइटिंग, TB नाउ वी आर स्टिल फाइटिंग और मैनी मोर रेसिस्टेंस माइक्रोब्स are here in this world, we are fighting against them। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए ये बायो से डेवलप कर चुके हैं, केवल स्क्रीनिंग के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स और सब चीज़ें। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नई डिसीज़ के लिए करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बायो से विकसित करना है। देखिए कोरोना के केस में भी यही हुआ, बोलते हैं 10 स्ट्रेन हो गए कोविड-19 के, तो उस कोविड-19 के अंदर अलग अलग टारगेट दिए, है ये मैं लेटर डिस्कस करूँगा। उसके बाद आएगा फाइंड ए लीड कंपाउंड। मैंने आपको पहले बता दिया था फाइंड ए लीड कंपाउंड मीन्स व्हाट, मीन्स आप जितने सारे हिट अलग अलग सेट, अलग अलग 100-150 जो भी हर्ब्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबको लिख कर टेस्टिंग करोगे तो उसके बाद उसमें से कुछ ऐसे निकलेंगे जो एक अच्छी एक्टिविटी शो करेंगे, और जो अच्छी एक्टिविटी शो करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये इन हिट में से लीड करने वाले मॉलिक्यूल या लीड करने वाले निकले जिनकी एक्टिविटी प्रीवियस से बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस से बहुत अच्छी है। उसके बाद हम आइसोलेट एंड प्योरीफाई द लीड कंपाउंड इफ नेसेसरी। तो अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे जिससे वो बनाया गया या जिससे लिया गया, और उसके बाद हम उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई एक अदर टर्म्स है। प्योरीफाई मीन्स व्हाट, मीन्स जिसके अंदर इम्प्योरिटी लेवल बहुत कम है। तो देखिए इन विवो के अंदर एक प्रोटोकॉल बोला जाता है कि यू शुड हैव 98% प्योर कंपाउंड। अगर हम कहते हैं कि पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल जो मॉलिक्यूल उसके अंदर है तो उसकी जो प्योरिटी है उसकी 98% इन विवो में होनी चाहिए। एनिमल मॉडल के अंदर वो 98% चेकिंग के लिए इससे कम नहीं होगा। अगर इससे कम होगा तो इन विवो में वर्क नहीं करेगा, उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। तो इतनी एक्टिविटी मिनिमम उन्होंने कहा कि इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उसको प्योरीफाई करें, आइसोलेट करें अगर उसकी ज़रूरत है तो। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर पता करें कि स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी शक्ल है, इसमें कितनी बेंजीन रिंग है, कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, कितने साइड ग्रुप, कितनी साइड चेन इसके साथ अटैच है। और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अभी मॉडर्न साइंस का लेकिन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो जो एक मॉलिक्यूल आपने निकाला जिसको आपने कहा ये लीड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप लगाना चालू करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई अलग ग्रुप लगाने के कारण इसकी एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई, क्या कोई अलग ग्रुप लगाने के कारण ये जो कंपाउंड था पहले वाला लीड कंपाउंड जो
एंजाइम से 5 मिनट में मेटाबोलाइज हो जा रहा था, क्या वो उसका जो मेटाबोलाइज जो रेट है, जो उसका डिसइंटीग्रेट करने का रेट है मेटाबॉलिज्म का, क्या वो रेट बढ़ गया या रेट घट गया? तो ये जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है ये वहाँ पर रोल प्ले करती है, जिसके माध्यम से हीट टू लीड टू प्री क्लिनिकल कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बारे में आता है आइडेंटिटी द फार्माकोपोर। अब कहते हैं कि फार्माकोपोर क्या है। अब इसको कैसे समझे, जैसे हम कहते हैं कि किसी हाउस के अंदर एक स्पेसिफिक बायोमार्कर मॉलिक्यूल होता है, उसकी शक्ल होती है, अगर ये उसके अंदर अवेलेबल है तो हम समझेंगे कि इसके कारण इसकी एक्टिविटी भी है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इस आपके अंदर किसी भी एल्कलॉइड की, फ्लेवोनॉइड की, टैनिन की, फिनोलिक कंपाउंड की और इवन दो टर्पिनॉइड्स की, सेपोनिन्स की, अगर ये नहीं है स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसकी एक्टिविटी उसी लिहाज से हब्स के अंदर उस हब की एक्टिविटी कम हो जाती है किसी स्पेसिफिक डिसीज की। तो यहाँ पर कहते हैं उस फार्माकोपोर में, वहाँ पर हमने क्या किया बायोलॉजिकल मार्कर, यहाँ पर हम उसको कहते हैं फार्माकोपोर। ये उस मॉलिक्यूल का ऐसा पार्ट होता है कि अगर इस पार्ट के अंदर चेंज कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूल की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और देन हम देख सकते हैं ये 2 ड्रग हैं, तो इस 2 ड्रग के अंदर आप ये देखेंगे अलग ड्रग है, 2 बेंजीन एक साथ रिंग जुड़ी हुई है। तो दिस इज जो मैंने घेरे के अंदर आपको शो करने की कोशिश करी, दिट इज कॉल्ड द फार्माकोफोर के दोनों मॉलिक्यूल के अंदर ये सेम पार्ट है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, इसकी एक्टिविटी खत्म। तो इसको उन्होंने नाम दिया फार्माकोफोर, जिसके कारण मॉलिक्यूल अपनी एक्टिविटी, अपनी पोटेंसी शो करता है। उसके बाद टू इम्प्रूव द टारगेट इंटरेक्शन, हम टारगेट इंटरेक्शन जिस एंजाइम के साथ करें उसके साथ ये कितनी अच्छी तरह आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है, ताकि उस टारगेट की जो वर्केबिलिटी है, जो उसका वर्क है, उसको ख़त्म कर सके। तो इसकी लीड की स्ट्रक्चर की उस टारगेट के साथ जो इंटरेक्शन है, जो उसके साथ जुड़ाव है, इतना प्रबल होना चाहिए कि वो अपना दूसरा काम छोड़ दे। तो इस रूप में हम इस चीज को देखते हैं। एंड द लास्ट इज द फॉर दिस लेक्चर इज द स्टेज रिक्वायर्ड इन द ड्रग डेवलपमेंट। 1 2 3 4 5 6 5 ही हैं इसके अंदर। 6 तो मेक मनी द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो बन गया है, इंट्रैक्शन शो हो गई है, सब कुछ हो गया, उसके बाद आता है ड्रग डेवलपमेंट। इसको डेवलप और कैसे किया जाए। तो देन यू लुक टू सी द ADME प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। E मीन्स एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म, E एक्सक्रीशन। पूरी बॉडी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे मेटाबॉलाइज हो रहा है, कैसे स्क्रीट होकर बाहर आ रहा है। तो इसकी जो मॉलिक्यूल या हाफ्स की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं चारों, इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जाता है, बढ़ाया जाता है। कितनी आसानी से वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, कितनी तेजी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और कितना कम मेटाबोलाइज हो सकता है, और किस तरह से वो एक्सक्रीट होकर बाहर आ सकता है। तो दिस द होल बिग हिरा। तो किसी भी ड्रग की एक्टिविटीज, जो फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव द फार्माकोकाइनेटिक, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। अगर ये इम्प्रूव हो गया, बायो अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो गई, जब वो अंदर ही नहीं गया, एब्जॉर्ब ठीक तरह से वो टिश्यू ह्यूमन उसने नहीं किया, तो फिर एक्टिविटी कहाँ शो करेगी। वेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, बहुत जल्दी मेटाबोलाइट हो गई, तो फिर उसने एक्टिविटी क्या शो करेगी। तो ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण, इसको इधर नाम दे, ड्रग डेवलपमेंट के अंदर ही चाहिए। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकली वैल्यूएशन किया जाता है, टॉक्सिसिटी चेक करी जाती है। इवन दो मेटाबोलाइट की टॉक्सिसिटी भी चेक की जाती है। मतलब एक ड्रग है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, आपको उस मॉलिक्यूल की टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी चेक करनी पड़ेगी कि ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन उसकी कितना टॉक्सिक है। उसके बाद जब उस मॉलिक्यूल को ह्यूमन बॉडी में मौजूद एंजाइम तोड़ेंगे, तो उसको तोड़ने के बाद जो दूसरे अलग अलग छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे,
उसकी एक्टिविटी भी चेक करी जाती है। पता चला जो आपने मॉलिक्यूल दिया ठीक है, उसकी एक्टिविटी टॉक्सिकोलॉजिकली में पास हो गया, लेकिन उसने एक ऐसा दूसरा बाई प्रोडक्ट बना दिया जो ज़्यादा टॉक्सिक था, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। देन वी लुक ऑन द डिज़ाइन ए मैन्युफैक्चरिंग पूरा। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात आती है। अब तक के जो कुछ हो रहा था वो सब था एक छोटी लैब में। अब उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि 100 लोग, भाई मान लो अगर किसी डिसीज से 5 करोड़ 10 करोड़ लोग पीड़ित हैं, तो उसके हिसाब से उनके मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन भी करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी देखना पड़ेगा, और कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए कि सेम क्वालिटी आए। तो उसके लिए फिर मैंने पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को उससे संबंधित डिज़ाइन किया जाता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया जाता है। क्योंकि पहले वाले अब तक के जो पैरामीटर थे, मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए थी सबके लिए, वो चाहिए थी हमें मिनिमम हार्डली 1 ग्राम। टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन फार्माकोफोर हार्डली 1 ग्राम, उससे पहले तो सारे के अंदर 1 ग्राम पूरा हो जाएगा। अब हम जो कुछ कर चुके हैं उसको हम ह्यूमन बॉडी पे ट्रायल के लिए ले जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा अमाउंट, 500 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, जितनी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल के लिए पेशेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करना है, कॉस्ट को भी देखना है कि कम से कम कीमत में हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी। और कई जगहों पर अगर डिसीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है तो उसके लिए वो कभी कभार पैसे को भी, कीमत को भी एक बार पहले से करते छोड़ देते हैं। उसके बाद कैरिड ऑन द क्लिनिकल ट्रायल, आपको पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, अलग अलग वे में क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उस ड्रग्स के, और उस ड्रग की सारी एक्टिविटी सब कुछ मॉनिटर की जाती है। जो जो क्लेम करती है मैन्युफैक्चरर, जो रिसर्चर, इनोवेटर के ऐसा ऐसा हुआ, उन सबको इवेल्युएट किया जाता है इस क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से। ये जो कह रहा है कितना सच है। इसने कह दिया कि ये मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज हुआ और इससे दूसरा मॉलिक्यूल बना, और वो मॉलिक्यूल जो है उसकी टॉक्सिसिटी कम है, ये सब उसके कहने से काम नहीं चलेगा। उस सबको इस क्लिनिकल ट्रायल में चेक किया जाएगा और उस सारे डाटा को फिर इवैल्यूएट किया जाएगा, तब जाकर वो ड्रग एक आउटकम के रूप में विद इज ड्रॉबैक, उसकी क्या ड्रॉबैक है, उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी किस स्टोरेज कंडीशन, इन सब के बारे में तब हम एक बहुत बड़ी ड्रग मास्टर फाइल DMF बनाते हैं, और फिर उस ड्रग को मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है, और तब उसके लिए मेक मनी का किया जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही पर्याप्त है।